A bog fat morning to all my students, and I welcome you all to your e-learning classes. Today, I would like to ask you a question. Can you expect a baby to run faster without even he learn how to walk? Well, that's impossible. तो हम कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, हम उसे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे. So this is Kajal Makheja, your English instructor, and today we will start our next chapter. Let's get started. As we know, we are discussing the second chapter of your book Beehive, textbook in English, and we have already finished the first part of the sound of the music, which is the Evelyn Glennie listens to the sound without hearing it, and today we will begin the second part of the chapter, the sound of the music, which is the Shehnai of Bismillah Khan. जैसे ही हम बिस्मिल्लाह खां नाम सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कुछ कनेक्टेड है म्यूज़िक से. बिस्मिल्लाह खां कौन थे? इन्होंने शहनाई इंस्ट्रूमेंट जो था वो इन्वेंट किया था. इन्होंने शहनाई इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे जो है द शहनाई इंस्ट्रूमेंट वाज मेड एंड शहनाई इसका नाम कैसे पड़ा एंड was this instrument already present at that time or it is modified from the other instrument. हम देखेंगे कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो कैसे आया और इसको किस चीज़ से, क्या ये इंस्ट्रूमेंट पहले से ही था या फिर इसे किसी चीज़ से मॉडिफाई किया गया. तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे. और ये जो शहनाई थी पहले कहाँ पे बजती थी? एक रॉयल कोर्ट्स में बजती थी. जो किंग के दरबार थे वहाँ पे शहनाई प्ले होती थी. लेकिन जब से बिस्मिल्लाह खां ने इसे रिकॉग्निशन दिलाया तब से जो था शहनाई का बहुत ही ज़्यादा नाम हो गया. और बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक ही इज़ अ वेल नोन शहनाई प्लेयर. और हम देखेंगे कि कैसे शहनाई जो है उसने अपना रिकॉग्निशन पाया इस वर्ल्ड में. और जो बिस्मिल्लाह खां थे कैसे उन्होंने अपनी जो लाइफ की जर्नी थी वो स्टार्ट की और कैसे उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते एंड ही रीच्ड एट द ग्रेट हाइट्स. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी हम शहनाई का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि शहनाई कहाँ पे हम सुनते हैं? हम किसी वेडिंग में सुनते हैं जहाँ पे अगर कोई ट्रेडिशनल टाइप की वेडिंग हो रही होती है तो हम शहनाई जो है अक्सर हम वेडिंग्स में ही सुनते हैं या फिर किसी ऐसे फंक्शंस में सुनते हैं. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और अगर हमें शहनाई जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में नेक्स्ट चीज़ क्या आनी चाहिए? वो ये है कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो बहुत ही अच्छा शहनाई प्लेयर थे. वो बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर थे. वो एकदम मास्टर थे शहनाई में और उन्होंने बहुत सारे राग इन्वेंट किए, शहनाई इन्वेंट की उन्होंने और उन्होंने शहनाई को एक रिकॉग्निशन दिलाया. अब हम इसकी हिस्ट्री में चलते हैं. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. जब औरंगज़ेब थे तो उन्होंने क्या किया था? अपने कोर्ट में, अपने दरबार में वो उन्होंने पुंगी जो था वो बैन कर दिया था. पुंगी एक ऐसा हॉलो टाइप का एक पाइप रहता है. किसी भी पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक हॉलो पाइप रहता है और उसमें कुछ होल्स रहते हैं. जैसे हम फ्लूट्स में देखते हैं वैसे ही एक टाइप का पुंगी इंस्ट्रूमेंट रहता था पहले. उससे कैसा साउंड आता था? बहुत ही श्रिल अनप्लीजेंट साउंड आता था. द नॉइज़ विच इज़ अनप्लीजेंट, जो नॉइज़ हमें पसंद ना हो. पुंगी को कैसा इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था? जो कि नॉइज़ क्रिएट करता हो, विच मेक सम नॉइज़. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड इंस्ट्रूमेंट. रीडेड इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके जो पाइप रहते हैं वो हॉलो रहते हैं और
इनके पाइप्स जो रहते हैं हॉलो रहते हैं और इसमें कुछ होल्स रहते हैं, और इसमें जब हम फिंगर रखते हैं हटाते हैं तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम रीडेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या डिक्लेयर कर दिया था कि ये नॉइज़ मेकर्स हैं। और जेनेरिक मीन्स होता है ऐसे ग्रुप के सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एक गिटार का ग्रुप होता है जिसमें वायलिन आ जाता है, गिटार आ जाता है, एक जो बहुत बड़ा सा गिटार होता है वो आ जाता है, तो वो सारे क्या होता है उस ग्रुप के इंस्ट्रूमेंट। और जो पुंगी है उसके ग्रुप के इंस्ट्रूमेंट कौन होते हैं? फ्लूट हो गई, ट्रम्पेट हो गई, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका जो किसी पाइप से बने रहते हैं और अंदर से हॉलो रहते हैं, इनसाइड फ्रॉम हॉलो फ्रॉम इनसाइड, और उसमें कुछ क्या रहते हैं? होल्स रहते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और तब क्या डिक्लेयर कर दिया था कि पुंगी जो है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? वो एक नॉइस मेकर है, वो सिर्फ नॉइस क्रिएट करता है। इसीलिए महाराजा जो थे औरंगज़ेब, उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया था, और वो नहीं चाहते थे कि उनके शाही दरबार में पुंगी कोई भी बजाए, क्योंकि ये एक नॉइज़ मेकर इंस्ट्रूमेंट है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि इट वुड बी ब्रॉट बैक समडे, कि किसी दिन ये एक अच्छे नोट पे वापस आएगा, किसी दिन इसका मॉडिफाइड वर्जन आएगा और हम देखेंगे कि इसमें से जो है बहुत ही अच्छा और मेलोडियस साउंड निकल रहा है। रिवाइव्ड मीन्स होता है ब्रॉट बैक आफ्टर सम टाइम, मॉडिफाइड होकर के वापस आएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब एक फैमिली थी बाबर की, बार्बर मीन्स नाई, एक नाई की फैमिली थी। वो उनकी जो पूरी फैमिली थी, दे यूज्ड टू प्ले म्यूज़िक, वो म्यूज़िक बजाया करते थे और वो प्रोफेशनली म्यूजिशियंस ही थे, और वो रॉयल पैलेस में भी आते जाते रहते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ही डिसाइडेड टू मॉडिफाई द क्वालिटी, टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। वो चाहते थे कि जो पुंगी का साउंड है वो ये इम्प्रूव करें, और तब उन्होंने क्या किया कि ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। अब उन्होंने एक पाइप लिया जो कि अंदर से खोखला था, नेचुरली हॉलो स्टेम जो कि अंदर से खोखला था, जैसे बांस का डंडा रहता है वो अंदर से खोखला रहता है, वैसे ही उन्होंने एक पाइप लिया और जो कि थोड़ा लंबा था, और ब्रॉडर मीन्स थोड़ा चौड़ा था पुंगी से, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उन्होंने उसकी बॉडी पे 7 होल्स बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were. अब उन्होंने वो जो 7 होल्स बनाए थे, जब वो कभी उसको क्लोज कर रहे थे, कुछ होल्स को ओपन कर रहे थे, तो उससे कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था? उससे एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हो रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजेबल था। वो बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था और बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो शाही दरबार में बजाया, और सारे लोग ये सुन करके, इस म्यूज़िक को सुन करके बहुत ही फैसिनेटेड हो गए, बहुत इम्प्रेस्ड हो गए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए इस म्यूज़िक को लेकर के। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट था। आप देख सकते हैं फिगर में, पुंगी जो है वो ऐसे लगती है और शहनाई कैसे है? ऐसे लगती है। तो ये पुंगी से थोड़ा डिफरेंट था, तो सब चाहते थे कि इसका नेम भी कुछ चेंज होना चाहिए। सिंस एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब ये जो था रॉयल कोर्ट में बजाने जाने लगा। रॉयल मीन्स होता है शाही, तो शाही से आ गया शह, और ये जो था किसने प्रोड्यूस किया था? बार्बर की फैमिली ने प्रोड्यूस किया था, तो हम बार्बर को क्या बोलते हैं हिंदी में? नाई। तो इससे बन गया शहनाई। शह कहाँ से आया? रॉयल कोर्ट को शाही बोला जाता है, रॉयल्टी को शाही बोला जाता है, उससे हमने ले लिया शाह। और नाई कहाँ से आ गया? बिकॉज द शहनाई वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बाबर
तो उससे आ गया नाई वर्ड, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब जो शहनाई था वो उसका साउंड जो था वो बहुत ही ऐसे ओकेजन्स पे बजाया जाने लगा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ओकेजन्स थे, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ ओकेजन्स थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की वेडिंग होती है तो वो एक ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, बहुत ही शुभ ओकेजन होता है। तो उन सारे फेस्टिवल्स पे, उन सारे ओकेजन्स पे शहनाई बजने लगी। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन is an indispensable component of any North Indian wedding। अब क्या था, इसी रीज़न से शहनाई कहाँ पे प्ले होने लगी, टेम्पल्स में प्ले होने लगी। और इसके बिना, शहनाई के बिना ये जो शहनाई हो गई थी ये एक इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट हो गया था, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई भी ऑस्पिशियस काम जो था वो पूरा नहीं होता था। तो नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये जो इंस्ट्रूमेंट प्ले होने लगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, वो नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बहुत ही अच्छा माना जाने लगा। और ये सारी वेडिंग्स में प्ले होने लगा और ये टेम्पल्स में भी प्ले होता था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। अब पहले क्या था कि शहनाई जो था वो किसका पार्ट था, नौबत। नौबत मीन्स था होता है 9 इंस्ट्रूमेंट, एक 9 इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप था, उसी का शहनाई जो था वो पार्ट था। और वो कहाँ पे बजता था, वो रॉयल कोर्ट्स में बजता था, शाही दरबारों में बजता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी तक का क्या था कि शहनाई जो था वो सिर्फ कहाँ बजती थी, वो टेम्पल्स में बजती थी या फिर वेडिंग्स में बजती थी या फिर रॉयल कोर्ट्स में बजती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेट गोज़ टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन जब से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आए, उन्होंने इस शहनाई को एक रिकग्निशन दिलाया और उन्होंने इस शहनाई जो कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसको बहुत ही रिकग्नाइज वे में यूज़ किया। और अब शहनाई जो है उसको एक नई ज़िंदगी दी उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को। और इस इंस्ट्रूमेंट की बहुत ही ज़्यादा, ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगा और लोग भी इसे सीखने लगे। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। अब जो है यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां की स्टोरी बताई जा रही है कि जब वो 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ पे? दमराव, जहाँ पे वो रहते थे। बिहार में एक विलेज है दमराव, वहाँ पे वो रहते थे। वहाँ पे वो जब 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चहीता। तो वो उनके घर के पास एक बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ पे वो रोज़ गाते थे, चहीता गाते थे। एंड एट द एंड विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a big prize given by the local Maharaja. And when he used to play Chahita, after that he got 1 laddu। और उसके बाद उन्हें क्या मिलता था? एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। महाराज उन्हें बहुत बड़ा सा लड्डू देते थे। और छोटे बच्चों को क्या था, ये एक लालच दी जाती थी, जब वो चहीता बजाते थे तो उनको एक लड्डू मिलता था। और इसी तरह से वो इस चीज़ की तरफ खिंचे चले गए। ही वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। दैट्स वाई उन्होंने आगे म्यूज़िक को कंटिन्यू किया और उन्होंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। दिस हैपेंड 80 years अगो। अब ये जो कहानी है ये कब की है? ये जो स्टोरी है ये 80 years बैक की स्टोरी है। 80 years पहले ऐसा हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उन्होंने वो जो पहले 5 years की एज में सिर्फ चहीता बजाते थे टेम्पल में जाकर के, जिसकी वजह से उन्हें एक लड्डू मिलता था। और आज ये जो बच्चा है उन्हें क्या मिला है? उन्हें एक भारत रत्न मिला है। और इसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ही रीच्ड एट ग्रेट हाइट्स। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar। अब बिस्मिल्लाह जो थे वो कब बॉर्न हुए थे? 21 मार्च 1916 को बॉर्न हुए थे। इनकी जो फैमिली थी वो कैसी थी? वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी। इनकी फैमिली में चाहे मैटरनल चाहे पैटर्नल या फिर अब उनकी
मम्मी के ख़ानदान के लोग या फिर उनके पापा के ख़ानदान के लोग दोनों ही क्या थे, वो दोनों ही म्यूजिशियंस थे और उनकी जो पूरी फैमिली थी वो म्यूजिशियन से बिलोंग करती थी। दैट्स वाई ही इज़ ऑल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स द म्यूज़िक, और वो इसीलिए वो भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे म्यूज़िक से, और उन्होंने बहुत ही जल्दी एज में म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खां, वो कहाँ पे शहनाई प्ले करते थे, वो भी एक शहनाई प्लेयर थे, और वो जो है किंग के दरबार में भोजपुर में वहाँ वो शहनाई प्ले करते। His father पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के फादर थे पैगंबर बख्श, उनकी तरफ के जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। उनके ख़ानदान के जो भी लोग थे, उनके पापा के ख़ानदान के लोग, वो सारे बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. अब क्या था, इनकी लाइफ में म्यूज़िक जो था वो बहुत ही जल्दी आ गया था, बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम द म्यूजिशियंस फैमिली। और जब वो 3 साल के थे तो उनकी मॉम उन्हें कहाँ लेके गई थी, उनके अंकल के घर लेके गई थी, बनारस में, जिसे हम आज वाराणसी कहते हैं। और वहाँ पे जो था, उनके अंकल जब शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बिस्मिल्लाह खां बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे वो देख करके, उनकी शहनाई की म्यूज़िक को सुन करके वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे उसकी तरफ। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares where Baksh was employed to play the shehnai। और बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ ही जाने लगे, उनका नाम क्या था, अली बख्श, अपने अंकल के साथ जाने लगे विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में। बनारस में एक विष्णु टेम्पल है, वहाँ पे वो जाने लगे और वहाँ पे वो भी उनके साथ जो था वो शहनाई सीखने लगे। Ali Baksh would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। वहाँ पे अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे और जो बिस्मिल्लाह खां थे वो उनको घंटों तक बिना रुके देखते ही रहते थे, और वो उनके म्यूज़िक से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये चीज़ रुके, वो चाहते थे कि ये चीज़ बस चलती रहे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और धीरे धीरे उन्होंने अपने लेसन्स लेना स्टार्ट किया, उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, और वो एक पीसफुल माहौल में बैठ करके उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते थे पूरा दिन। For years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। उनकी जो थी फेवरेट जगह कौन सी थी, फेवरेट प्लेसेस उनकी थी बालाजी, मंगला मैया और रिवर के पास की रिवर गंगा के किनारा, बैंक्स ऑफ द गंगा। ये तीनों जो थी उनकी फेवरेट प्लेसेस थी। यहाँ पे वो आते थे और सॉलिट्यूड में बैठते थे, मतलब कि अकेले शांति में बैठते थे, और वहाँ पे ये आकर के अपने इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस करते थे। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai। अब जो गंगा का, जैसे जैसे गंगा का पानी बहता था वो उससे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे कि वो शहनाई में ऐसे ऐसे राग इन्वेंट करने की कोशिश करते थे। कुछ राग को वो मॉडिफाई करते थे जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि शहनाई से ऐसी म्यूज़िक भी निकल सकती है, शहनाई से ऐसी म्यूज़िक भी इन्वेंट हो सकती है। उन्होंने ऐसे राग इन्वेंट किए जो कि बिल्कुल मेस्मराइजेबल थे, जो कि बहुत ही कंडेमनेबल थे। वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, इतने ज़्यादा फैसिनेटिंग थे, उनका जो साउंड था बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस था, और उन्होंने बहुत सारे राग इन्वेंट किए जो कि एक कॉमन पर्सन सोच भी नहीं सकता है कि शहनाई से ऐसा म्यूज़िक भी प्ले हो सकता है। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। अब जब वो 14 ईयर्स के हो गए तो बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल के साथ कहाँ गए थे, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पे शहनाई उन्होंने प्ले की। At the end of the recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।"
और जब उनका जो म्यूज़िक था, जब उनका प्रोग्राम था, जब वो एंड हो गया सॉरी, जब उनका ये जो म्यूज़िक था जब वो एंड हो गया तो उस्ताद फैज़ खान ने उनको शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही आगे जाओगे और तुम इसी तरह मेहनत करते रहो और तुम एक दिन हाइट पे पहुंचोगे, तुम एक दिन तुम्हें जो चाहिए वो तुम अचीव कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। बिग ब्रेक मीन्स होता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली उन्हें कि जिसके बाद सब कुछ अच्छा होता गया, जिसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा हाइट्स पे वो गए, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने नेम फेम अचीव किया। 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी तब बिस्मिल्लाह को क्या मिला, एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उन्होंने अपनी ये जो शहनाई थी प्ले की। ही सोन बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उनको लोग भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगे, वो लोगों के फेवरेट हो गए और वो रोज़ रेडियो पे शहनाई प्ले करते थे और लोग भी उन्हें सुनना चाहते थे, उनकी शहनाई को सुनना चाहते थे, वो इतना अच्छा प्ले करते थे। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nations with his शहनाई। अब एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि बिस्मिल्लाह खां जो थे, जब 15 अगस्त 1947 में जब हमने फ्रीडम अचीव की थी, जब इंडिया ने फ्रीडम अचीव की थी, तो क्या था कि बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई थी रेड फोर्ट पे और फिर उन्होंने उनके बाद क्या दिया था, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या दी थी, वहाँ पे स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और उन्होंने कौन सा राग बजाया था, राग काफ़ी बजाया था रेड फोर्ट में। उनका जो राग था, उनकी जो वॉइस थी शहनाई की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि उन्होंने उसमें एक जान डाल दी थी। उन्होंने इतने इमोशंस डाल दिए थे कि सारे लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे थे और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस दिन उनकी शहनाई सुन कर के। और उसके बाद किसकी स्पीच हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच हुई, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब बिस्मिल्लाह खान ने केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि वो अब्रॉड में भी परफॉर्मेंसेस करने लगे। उन्होंने अब्रॉड में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस की और जब वो बता रहे हैं आगे कि जब उनका ट्रिप था अफ़गानिस्तान में तो उन्होंने वहाँ पे जो किंग ज़ाहिर शाह थे उन्होंने उनको एज अ रिवॉर्ड क्या दिया, उन्होंने उनको एज अ रिवॉर्ड एक पर्शियन कारपेट दी। वहाँ की वेल नोन कारपेट थी, एंटीक चीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने उनको एक कारपेट दी जो कि अफ़गानिस्तान की बहुत ही फेमस चीज़ थी। और सोवेनियर्स मतलब वहाँ की जो भी वेल नोन चीज़ें थी जिनको वो मेमोराइज़ कर सके बाद में, उन्होंने उसको ऐसी चीज़ें दी। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. केवल अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं सिर्फ उनसे अट्रैक्टेड हुए थे, उनकी म्यूज़िक से फैसिनेट हुए थे, बल्कि जो कि फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे उनकी शहनाई को सुन कर के। जब उन्होंने उनको कहाँ सुना था, उन्होंने उसको एक फेस्टिवल में सुना था और फिर उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम क्या रखा, गूंज उठी शहनाई। एक फ़िल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को कहाँ सुना था, एक फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पे सुना था और फिर उन्होंने अपनी मूवी का नाम क्या रखा, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन। दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब ये जो फिल्म थी ये बहुत ही ज़्यादा हिट गई थी और जो बिस्मिल्लाह खान ने भी इसमें अपनी कॉम्पोजिशन दी थी, एक दिल का खिलौना है टूट गया, उन्होंने अपना एक
शहनाई प्ले की थी इस सॉन्ग पे, और ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। अब इसके अलावा उनको किस में चांस मिला, उसको मूवीज़ में भी चांस मिला। ज़्यादा मूवीज़ में चांस नहीं मिला, केवल 2 ही मूवीज़ में चांस मिला। सेलुलॉइड मीन्स होता है जो पहले की फिल्म्स चलती थी, ओल्ड मूवीज़, या फिर जो हम कह सकते हैं जो ओल्ड बॉलीवुड था, वहाँ पे उनको केवल 2 ही प्रोजेक्ट मिले। वो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने ज़्यादा, उनका नाम नहीं हुआ, उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिले, केवल 2 प्रोजेक्ट मिले। पहला तो था विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासा कन्नड़ वेंचर सनहदी अपन्ना। पहला क्या था उनका, विजय भट्ट की जो मूवी थी गूंज उठी शहनाई में उनको काम करने का मौका मिला, और नेक्स्ट जो था वो एक कन्नड़ वेंचर था, एक कन्नड़ प्रोजेक्ट था सन्नधी अपन्ना, इसमें उनको काम करने को मिला। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर टू द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा है, उन्हें सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट करने को मिले, जिस पे उन्होंने ये कहा है, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो फिल्म की दुनिया है, ये जो बॉलीवुड है, यहाँ पे क्या दिखाई जाती है, यहाँ पे आर्टिफिशियलिटी दिखाई जाती है, यहाँ पे ग्लैमर शो किया जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ होता है। और मेरा जो है, मैं जो है वो शो ऑफ नहीं करता हूँ, मेरी जो शहनाई प्ले जो मैं करता हूँ उसमें बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनलिटी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है, और मैं अपनी शहनाई में आर्टिफिशियलिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे करके ये बातें बोली। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते ही गए, थिक एंड फास्ट, मतलब एक के बाद एक उनको बहुत अवार्ड्स मिले, उनको रिकग्निशन मिला, और उनको, वो पहले ऐसे इंडियन थे जिनको यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल है जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस और रिनाउंड हॉल है, वहाँ पे उनको बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल बात थी इंडिया के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब ये जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स लगे थे ये जो फेस्टिवल्स लगे थे, कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड, यहाँ पे भी इन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अपनी जो शहनाई थी यहाँ पे भी प्ले की, और यहाँ के भी लोगों ने, यहाँ पे भी जो लोग आए उन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और जब ये तेहरान में गए थे परफॉर्म करने, तो वहाँ का जो ऑडिटोरियम था, वहाँ पे जो ऑडिटोरियम था उसका नाम चेंज करके इनके नाम पे रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. और उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स से नवाजा गया? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, उनको क्या मिला? उनको 2001 में भारत रत्न से ऑनर दिया गया, और उन्होंने इस अवार्ड को अपनी चेस्ट पे रख के कहा, उनकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा एक खुशी की चमक थी, उनकी आँखें ग्लिटर कर रही थी। All I would like to say is teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. और उन्होंने क्या कहा कि अपने बच्चों को आप लोग क्या सिखाइए? म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का बहुत ही रिचेस्ट, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक ट्रेडिशन है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है ये हिंदुस्तान का। और अब तो वेस्ट के लोग भी हम लोग से म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, वेस्ट के लोग भी यहाँ आ रहे हैं कि वो इंडिया का ट्रेडिशनल म्यूज़िक
सीख सकें. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, and he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. उन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी, लेकिन उनको सबसे अच्छा कहाँ पे लगता था, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाउन्स कौन से थे? बनारस और दमराव, जहाँ पे जो कि उनके होम टाउन थे, जहाँ पे वो प्रैक्टिस किया करते थे, यही उनके लिए बेस्ट टाउन थे. वो इन टाउन से, अपने टाउन से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, और उन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी. लेकिन वो क्या बोलते हैं कि ये जो दमराव और बनारस है, ये मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल टाउन्स है वर्ल्ड के. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब जब वो एक बार अब्रॉड गए थे, यूएसए गए थे, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्या कहा था कि आप जो है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट बना दूँगा, मैं यहाँ पे बनारस के टेम्पल्स जो है रेप्लिकेट मीन्स होता है, इनको कॉपी कर लूँगा, एक ऐसा टाउन हम लोग बना लेंगे जिससे कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी उस जगह की याद ना आए और आप यहीं पे रह जाएं. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तब उन्होंने क्या कहा, खान साहब ने क्या कहा कि क्या तुम चलो सब कुछ तो बना लोगे, तुम टेम्पल्स बना लोगे, तुम वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लोगे, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा को यहाँ ला सकते हो? जो कि इम्पॉसिबल है, हम सब जानते हैं. और वो रिवर गंगा से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे, और उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्राइड की बात थी कि वो दमराव से बिलोंग करते हैं, वो बनारस से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत सारे फॉरेन स्टेट्स भी घूमे थे, लेकिन उनको सबसे बेस्ट क्या लगता था? सबसे बेस्ट उन्हें लगता था कि उनका जो विलेज है, उनका जो होम टाउन है, वही उनके लिए बेस्ट है, और इसीलिए वो उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. और आगे वो कहते हैं कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ तो आई केप्ट yearning to see हिंदुस्तान. मेरा बहुत मन करता है, मेरी बहुत डिज़ायर होती है कि मैं अपने हिंदुस्तान को देखूँ. While in Mumbai I think of only बनारस एंड होली गंगा. और जब मैं इंडिया में भी रहता हूँ, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, इंडिया के किसी स्टेट में रहता हूँ, तब भी मैं क्या याद करता हूँ कि मैं किसको याद करता हूँ? मैं बनारस और वहाँ की जो होली गंगा है, वहाँ को मैं उसी को याद करता हूँ. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दमराव. और जब वो बनारस में रहते थे तो वो किसे याद करते थे? अपने होम टाउन दमराव को याद करते थे, जहाँ पे उन्होंने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, वो उनका जो एग्ज़ाम्पल है, वो बहुत ही परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए, कि उन्होंने इंडिया को, वो मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने इंडिया को बहुत ही अपने काम से नवाजा है, और वो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, वो यहाँ के कल्चर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि वो मुस्लिम होते हुए भी ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम थे तो वो टेम्पल्स नहीं गए, वो सब जगह गए, वो उन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर किया. और वो सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड थे? वो काशी विश्वनाथ टेम्पल से कनेक्टेड थे, और रिवर गंगा से कनेक्टेड थे, और उनको बनारस बहुत ही ज़्यादा पसंद था. So here we end up with the explanation of this chapter. I hope you understood the chapter and the question answer of the chapter. We will discuss it in doubt class. Thank you.